अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानिश नवाज। आप लोग देख रहे हैं मुझे समथिंग हॉट पर। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इंटरव्यू का फीडबैक दें। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hard to Hot. चुपके चुपके ऑन एयर है। चुपके चुपके को हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। चुपके चुपके को आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमने कोशिश की कि अब तक हम चुपके चुपके के कास्ट मेंबर्स जिनको रीच आउट कर सकते थे उनसे आपकी मुलाकात कराएं। आपने उनसे मुलाकात भी की। आपने उनकी जो इंटरव्यूज थे उनके साथ जो हमारी गुफ्तगू थी उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया। हमने चुपके चुपके की राइटर से भी आपको इंट्रोड्यूस कराया, उनसे भी गपशप आपने हमारी देखी सुनी और उसको भी बड़ा अप्रिशिएट किया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपकी मुलाकात उस शख्स से ना कराएं जिन्होंने चुपके चुपके बनाया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे बड़े ही फेवरेट किस्म के इंसान, बड़े मल्टी टैलेंटेड किस्म के इंसान और ओवरऑल एक जबरदस्त किस्म के इंसान, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, दानिश नवाज। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, आपने इतनी तारीफ की। एक बार फिर दोबारा मेरी अगली सीरियल का नाम भी दोबारा है वैसे। दोबारा है। आपकी अगली सीरियल के बारे में भी बात करेंगे, बट थैंक यू दानिश भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मेरी और दानिश भाई की जो इससे पिछली मुलाकात थी और इंटरव्यू था वो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी था क्योंकि कश्फ जैसे ही खत्म हुआ जी। मैंने दानिश भाई को रीच आउट किया। भाई इतना जबरदस्त कश्फ ड्रामा था, हमने उसको इतना रिव्यू भी किया था, अप्रिशिएट भी किया था, एंजॉय भी बहुत किया था। मैं कहा दानिश भाई इंटरव्यू तो बनता है। तो दानिश भाई वाज काइंड इनफ, तब भी उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। जिस रात में दानिश भाई का इंटरव्यू करने जा रहा था मैंने परफ्यूम लगाई और मुझे थोड़ा ना लगा कि यार आज खुशबू नहीं आ रही। बट आई सेड इट्स ओके, कोई बात नहीं, शायद परफ्यूम खराब हो गया। परफ्यूम शायद खराब हो गया, कोई और मसला हो। दानिश भाई से मिले, जब इंटरव्यू किया, घर आए, अगले दिन सो के उठे तो खुशबू के साथ साथ जायका भी चला गया। और फिर मैंने टेस्ट कराया तो मुझे पता चला कि मेरा उस वक्त कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई दानिश भाई को मिलने के एक दिन के बाद। ऑफ कोर्स आई पैनिक्ड और मैंने दानिश भाई को रीच आउट भी किया। बट अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक रहे। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा इस बात का थ्रू आउट दैट टाइम ये डर था कि मैं आपसे मिलके आऊं आपको ना लग जाए कहीं। तो खुदा का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आप ठीक रहे। शुक्र अल्लाह का। वो आपके बाद फिर मैंने टेस्ट कराया, मेरा नॉर्मल नेगेटिव आया। उसके बाद जब ऑन एयर हुआ वो इंटरव्यू जब ऑन एयर अपलोड हुआ आपका, तो उसके बाद मुझे लोग जो सेट पे थे, आप हसन से मिले ना, आपका वो मतलब पहले की बात है, मिल चुका हूँ, मैं टेस्ट करा दिया, ठीक हूँ। चले अल्लाह का शुक्र है वो बचे तो। पर दानिश भाई एक हमारा डिटेल में इंटरव्यू अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया आपको जरूर देखना चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत दानिश भाई ने एक, क्योंकि उनकी इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है उसके बारे में बहुत डिटेल में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज का हमारा जो फोकस होगा वो ऑब्वियसली चुपके चुपके होगा। बट बिफोर वी गो टू चुपके चुपके, दानिश भाई इश्क तमाशा, खास और कश्फ, ये तीनों एक बिल्कुल अलग ट्रैक पे थे ड्रामे, बड़े सीरियस ड्रामे। और आखिरी बिल्कुल जो आपका ड्रामा था वो तो बिल्कुल ही एक अलग लेवल पे था, कश्फ। और जब हमारी गुफ्तगू भी हो रही थी, जब हमने इंटरव्यू किया, जब लोगों ने वो इंटरव्यू देखा और जो लोगों का भी फीडबैक आया, उन्होंने बोला यार ये दानिश भाई तो बिल्कुल जो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स प्ले करते हैं कॉमेडी के या कॉमेडी रोल्स प्ले करते हैं वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल एक अलग जोन में थे। और बिल्कुल मैं भी सरप्राइज हुआ था उस वक्त मिलकर, मैंने कहा ये तो अल्लाह लोग की दरवेश का से दरवेशों वाली सिचुएशन है। बट फिर आपने चुपके चुपके ब्लॉकबस्टर कॉमेडी ड्रामा, क्या चक्कर है दानिश भाई, क्या क्या चक्कर है ये? एक तो अल्लाह की मेहरबानी है, आप लोगों को चीजें पसंद आ जाती हैं। दूसरी नेक नियति है। और मेन बात जो है ना, जैसे एक्टर एक कैरेक्टर तारी करता है और वो फिर एक अच्छी चीज बना देता है। मतलब वो उसको देखिए, हिट फ्लॉप तो एक बिल्कुल बाद में चीज आती है। कुछ चीज लोगों को पसंद नहीं आती, कुछ लोग आ जाती है। मैं सिर्फ एक फोकस के साथ चलता हूँ कि सही बन जाए। अब वो अच्छा बुरा ये तो अपनी अपना एक टेस्ट है। और कॉमेडी में जो खास तौर पे मेरा ह्यूमर अलग होगा, मैं किसी और चीज पे हंसता हूँ, आप किसी और चीज पे हंसते होंगे। एक होता है ना, अलग अलग ब्रॉटअप अलग अलग हो तो ह्यूमर भी चेंज हो जाता है। इसी तरह मैं कोई भी ड्रामा पिक करता हूँ तो मैं सबसे पहले खुद को पसंद करता हूँ वो ड्रामा, यानी कि मुझे अच्छा लग रहा है नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट आते हैं बहुत सारे, तो आप जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो खुद को पसंद आना चाहिए। मुझे पढ़ने में मजा आता है, फिर मैं अपने अंदर वो लेके आता हूँ तारीख। मतलब ऐसे कोई कहीं आस्थाने में बैठ नहीं जाता यूं करके कि चलो उतरो मेरे अंदर, लेकिन मैं उसको एंजॉय करने शुरू करता हूँ ड्रामे को।
फिर बस बनाते हैं। लेकिन मैंने पिछली बार भी आपसे ये सवाल पूछा था कि अगर हम आपको ऑफ कैमरा आपकी जिंदगी को देखें, डायरेक्टर से भी हटके और एक्टर से भी हटके, आप असल जिंदगी में यू आर वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन। तो ऐसा नहीं है कि आप असल जिंदगी में भी सीरियस हैं, बट जो फिर आपने ड्रामे जैसे इश्क तमाशा हो गया या खास इतना इंपॉर्टेंट एक उसमें सोशल मैसेज था, एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इर्द गिर्द रिवॉल्व करता। सेम विद कश्फ, और कश्फ की तो मतलब ये बात है कि उसमें तो कोई बिल्कुल भी कॉमेडी का एलिमेंट दूर दूर तक नहीं था। तो ये इतने सीरियस ड्रामे, फिर उसकी तरफ रुझान आपका कैसे डेवलप हुआ या आप कैसे मैनेज करते हैं उन चीजों को? देखिए मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर सीरियस और कॉमेडी तो होती ही है। हर जैसे मौसम चाह रहे हैं उस तरह इंसान के अंदर भी जज्बात होते हैं हर किस्म के। सब कुछ मेरे साथ हो चुका है और हो भी रहा है। तो इसी तरह बस उसी चीज़ को लेके आते हैं जो आम जिंदगी में हमारे साथ जो सिचुएशन हुई है। क्योंकि जब मैंने डायरेक्शन स्टार्ट की तो मुझे पहला लेसन यही मिला कि ऑब्जर्वेशन जो है ना, जो खुद के साथ हो चुका है उसी तरह डायरेक्ट करनी चीज़, वही चीज़ लेके आनी। तो मैं डायरेक्शन में कोशिश करता हूँ कि यार उसी तरह की चीज़ों को लेके आऊँ, जिस तरह की फैमिली होती है, जिस तरह के साथ दोस्तों में आप होते हैं, जिस तरह आपकी मोहब्बत जब पहली होती है तो क्या करंट आता है अंदर से, क्या क्या अच्छी फीलिंग्स आती हैं। मैं उसी चीज़ को जहन में रख के शूट करता हूँ। और फिर हमने बचपन से लेकर आज तक टीवी, फिल्म, ड्रामे देखे ही हैं, तो कहीं न कहीं से कोई फील उठा ही लेते हैं, आ जाती है। बट मूविंग टू चुपके चुपके, जी। हम जब मिले भी थे कश्फ के टाइम पे, आप एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट जोन में थे। हाँ, हाँ। चुपके चुपके हमें ये भी पता है कि उसको 1 साल लग गया बनने में और ऑन एयर होने में, बिकॉज कोरोना की वजह से आपका शूट रुक गया था। लास्ट मार्च में आप लोगों ने आई बिलीव उसको स्टार्ट किया था, बीच में फिर लॉकडाउन हुआ, नहीं हो सका। नवंबर में मेरी आपकी मुलाकात हुई थी। तो जो चीज ऑन एयर हो रही होती है और जो चीज आप बना रहे होते हैं, आप उस वक्त किस जोन में ज्यादा अपने आप को पाते हैं, कि जो ड्रामा ऑन एयर हो रहा है उस जोन में, या जो बना रहे हैं ऑन सेट उसमें? बिकॉज मैं इट्स वेरी स्ट्रेंज, जब मैं नवंबर में आपसे मिला हूँ, बना आप चुपके चुपके रहे थे लेकिन जोन आप कश वाले में थे। जी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नहीं, उस वक्त चुपके चुपके शुरू हुआ था शूट होना, हमारा कश खत्म हुआ था, शूटिंग उसी खत्म हुई थी। हमारा लॉकडाउन में कश भी रुका था। अच्छा। लेकिन ईद के फौरन बाद हम कश के सेट पे चले गए थे, हमने कश शूटिंग करनी शुरू कर दी थी। और कश के कुछ ऐसे एपिसोड आ रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा हार्ड थे और मैं बहुत ज्यादा उसको तारीफ किया हुआ था। इनफैक्ट जो लास्ट एपिसोड था वो पूरा मैंने ही उसको डिजाइन किया था कि यार किस तरह हम दरगाह में ले जाएंगे, कैसे होगा। तो वो मैं बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व था। और फिर कश वो चुपके चुपके स्टार्ट हुआ था। अभी मैं उसमें गया तो था, घुसे नहीं थे। घुस भी गया था। जाहिर, मेरा ये होता है कि मैं सीन टू सीन मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर स्क्रिप्ट आता है, उसके सीन क्या लिखा हुआ है, अब उस सीन में मैंने दानिश नवाज कैसे डालना है, मैं वो चीज पे थोड़ी सी मेहनत करता हूँ। थोड़े से जुमले ऐड कर लिए, मूव्स बना दी, चीजें कर ली, उसके बाद उस सीन को बनाते हैं। तो बस इसी तरह हर ड्रामा दूसरे ड्रामा से डिफरेंट लगने लगता है कि जब आप हर सीन के ऊपर मेहनत करते हैं। तो फिर आप अब हमें ये बताएं कि ये चुपके चुपके की जर्नी शुरू कैसे हुई? पहले तो आपको बहुत मुबारक हो दानिश भाई कि चुपके चुपके का जो फीडबैक आ रहा है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, इतना कोई ओवरवेलमिंग किस्म का, ये इवन हमारे इंटरव्यूज के ऊपर जिस तरह का वो रिस्पॉन्स आया है, हर हफ्ते बल्कि हर रोज, हफ्ते क्या, अब तो चुपके चुपके तो रोज आ रहा है, रोज वो ट्रेंडिंग की लिस्ट में होता है, बेशुमार व्यूज, एक वेव चुपके चुपके की ऐसे माने जैसे चल पड़ी है। तो आपको पहले तो बहुत मुबारक हो। दूसरा हमें ये बताएं कि ये चुपके चुपके का कॉन्सेप्ट, ये जर्नी शुरू कब हुई और कैसे हुई? रमजान का प्रोजेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसका रीजन एक तो ये होता है, इसमें कास्ट बहुत सारी होती है, सब लोग होते हैं उसमें। उसके बाद उसको जल्दी जल्दी शूट करना होता है और अब जाहिर है किसी को भी कच्चा तो जाने दे नहीं सकते। हर डायलॉग, एक्टिंग, चीजें ये तो देखनी पड़ती हैं। मुझे उस वक्त तक ये पता नहीं थी बात, मतलब पता तो था कि ड्रामा बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि यार अच्छा ऐसे करेंगे। तो हम जब सीन शूट करते थे, अच्छा आप नोटिस करेंगे कि हमारे ड्रामे में काफी लोग नए हैं ड्रामे जी। अच्छा, उसके बाद या पहली दफा मेरे साथ कम से कम पहली दफा काम हो रहा है, या मैंने उनको खुद इतना नहीं देखा काम करते। तो अब उनको बिल्कुल जबरदस्त लाइन बिल्कुल क्लियर और परफेक्ट निकालनी, तो उसमें थोड़े रीटेक्स भी होते थे। तो मैं थोड़ा सा क्विक करना चाह रहा था शूटिंग। फिर ये आ गया भाई साहब कोरोना जी, इसकी वजह से आ गया लॉकडाउन, ब्रेक लग गया। लेकिन हमने एक्चुअली शूटिंग कम की थी
फर्स्ट स्पेल में। ऐसा नहीं हुआ था अच्छा। कि बहुत ज्यादा फर्स्ट shooting। स्पेल कब शुरू हुआ था? हम मार्च में ही शुरू हुआ था, मार्च फेब के एंड या मार्च बिल्कुल, start था, क्योंकि मैंने इसी आपके सेट पे आना था तब, जी मुझे जी ये जी पता है। 17 मार्च को मेरे ख्याल से लॉकडाउन, जी, जी। 23 मार्च से जी 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 22 मार्च तक हमने शूट की थी। आपने मतलब एक आध हफ्ता 2 हफ्ते शूट किए थे तब ज्यादा? मेरे ख्याल से ज्यादा शूट नहीं की थी, शायद 8 दिन या कुछ ऐसा 20 दिन शूट हुई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। और ये 17 दिन शूट हुई थी, हाँ 17 दिन शूट हुई थी और 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद हमने फिर कश पे चले गए, ईद वीद गुजरी, सब कुछ हुआ बहुत माशाल्लाह, अच्छे रमजान गए, फिर ईद आई, कश शूट किया हमने, कश के बाद दोबारा आ गए। तो अब ये जो पिछले दिन थे ना, उससे काफी लोगों ने इम्प्रूव भी कर दिया, मुझे भी कुछ थोड़ा सा समझ में आ गया कि यार किस तरह इसको लेके चलना है, और फिर एक तरह से फायदा हो गया। फायदा ही हुआ। नहीं, लेकिन इससे भी पहले लेके जाएं, जो प्री प्रोडक्शन का काम था, हम टीवी ने ऑब्वियसली आपको रीच आउट किया कि यार ये साइमा अकरम चौधरी का स्क्रिप्ट है, रमजान में करना है। पहली थॉट क्या थी यार कि ये करना है नहीं करना, सीरियस से कॉमेडी की तरफ शिफ्ट मारना है एज फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न? वो उस वक्त क्या चल रहा था आपके दिमाग में? उस वक्त ये था जहन में कि ना, मैंने एक्चुअली सीरियस कर रहा था, मैं एक ये आ गया कॉमेडी में, चलो कर लेते हैं, ठीक है करके देख लेते हैं। प्रोजेक्ट है 3 महीने में, मुझे कॉमेडी तो पता ही है मुझे कैसे करनी है, किया हुआ है बहुत सारा, कॉमेडी ही की है, काफी लोग ये जानते हैं, बल्कि मैं डर रहा था कि यार कॉमेडी ज्यादा ना कर लें, बड़ी मुश्किल से सीरियस की तरफ आके अब अच्छा नाम सीरियस में जा रहा है एज डायरेक्टर, फिर वो कॉमेडी इतना हिट हो गया, अब दोबारा से सब लोग आ गए, दानिश भाई ईद टेलीफिल्म, दानिश भाई शॉर्ट फिल्म, दानिश भाई मूवी, कॉमेडी, हाँ ठीक है कर रहे हैं यार। लेकिन कॉमेडी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आता है सेट पे। मैं अपने एक्टर्स को एक बात कहता हूँ कि यार अगर सेट पे हंस रहे हो तो पब्लिक टीवी पे देख के कोई भी नहीं हंसेगा, अगर सेट पे तुम लोग परेशान हो एक्टिंग करते हुए तो सब ऑन एयर हंसेंगे, एंजॉय करेंगे। क्योंकि आप जब एक गैदरिंग में बैठे होते हैं, कभी आपने अगर नोटिस किया हो कि अगर आप एक दोस्तों में बैठे हैं तो छोटी छोटी बात पे हंसी आ रही होती है, मजा आ रहा होता है, लेकिन बराबर वाली टेबल पे अगर कोई फैमिली बैठी है तो वो सबसे ज्यादा वो अनॉय फील करते हैं कि यार क्या ये चुप क्यों नहीं हो रहे, क्या शायद वो वेटर को बुला के कह भी देंगे भाई इनको तो हटाओ यहाँ से, शायद इसलिए फैमिली और फ्रेंड्स का अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया कि यार फैमिली इधर से अलग बैठे। तो क्या होता है कि जब आप सेट पे बहुत खुश हो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और हर जोक एंजॉय कर रहे होते हैं, तो मेरा ये मानना है ड्रामा अच्छा नहीं बन रहा, तो फिर ऑन एयर लोग एंजॉय नहीं कर रहे। तो फिर सेट का माहौल स्ट्रिक्ट नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं था, नॉट, क्योंकि हमने तो बीटीएस पिक्चर्स देखी, मेरी अरसलान से भी बात हुई, मैं तो लोटपोट हो जाता था हंस हंस के, वहां पे दानिश भाई कोई जोक क्रैक कर देते थे या कोई ऐसी बात हो जाती थी, और एमन वाज आल्सो लाइक यू नो, इतना सेट पे इतना हंगामा और मजे का माहौल था। देखिए कंफर्टेबल माहौल रखना एक अलग चीज है, हंसी मजाक करते थे, कंफर्टेबल माहौल था, लेकिन ड्रामे की बारीकी को समझ के चलते थे। शूट जो होता था उसमें हम एक सीरियसली काम करते थे कि हर मूव, एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी, एक एक चीज ओके हो, मतलब उसमें हम कोई मजाक ना करें एक दूसरे के साथ। आप समझ रहे हैं कि चीजें होती है ना कुछ चीजों में यार, वो कि भाई आपने अक्सर ड्रामों में देखा होता है कि लोग जोक्स कर रहे होते हैं, आपस में मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन ऑन एयर देखने में ना लोगों को इतनी हंसी नहीं आ रही होती, क्योंकि वो उसको सीरियसली नहीं शूट हो रहा होता, वो फिर बहुत सारी चीजें ऐड होने शुरू हो जाती हैं। कंट्रोल मेकिंग अ कॉमेडी ड्रामा इज एक्चुअली रियली सीरियस बिजनेस, और बड़ा हार्ड है, और कभी कभी ये भी होता है, और हार्ड उस वक्त हो जाता है जब सेट में लोग हार्ड चल रहे हो और आप उनसे कॉमेडी करा रहे हो, तो और मुश्किल हो जाता है शूटिंग करना। लेकिन उस दिन मैं समझता हूँ, इनफैक्ट खास जब हम कर रहे थे तो मैंने कहा यार बहुत दिन खास की ना बड़ी मजे की शूटिंग हो रही थी, तो मैंने अपने एडी को मैंने बोला यार अभी तक कोई टेंशन नहीं है, ये मुझे लग रहा है ड्रामा अच्छा नहीं जाएगा। तो वो कह रहा है दादी भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने बोला यार एक बड़ी चीज बनते हुए ना मसले आते हैं, क्यों नहीं आ रहे? तो अगले दिन से आने शुरू हो गए। मैंने बोला यार अब ठीक हूँ मैं। तो मसले आना अच्छी बात है, बड़ी चीज नहीं, ऐसे नहीं है, मैं एक बात कर रहा हूँ कि यार कि आ जाते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि लगता है कि यार हाँ यार थोड़ी मेहनत हो रही है, थोड़ा अल्लाह ताला कंसिडर कर देते होंगे कि यार बच्चे। दानिश भाई चुपके चुपके की मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो इसकी कास्टिंग है। यस, यू हैव टू टेल अस कि ये जो पूरा कास्टिंग का प्रोसेस था ये कैसे हुआ, किस कैरेक्टर को के लिए आपने जो एक्टर चूज किया वो किसकी कॉल थी, कैसे आपने डिसाइड किया? एक तो इतनी बड़ी कास्ट, फिर इतना नया टैलेंट भी आपने इंट्रोड्यूस कराया, उसके बारे में बताएं कि ये कैसे आपने किया? सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर तो ड्रामे की, ठीक है, नंबर 1 के एक तो पिछला जो सुनो चंदा था माशाल्लाह वो बहुत अच्छा गया, हम सबको पता है। अब राइटर भी सेम है, प्रोडक्शन हाउस भी सेम है, चैनल भी सेम है, और पहले भी एक्टर्स बड़े जबरदस्त थे,
इसमें फर्क एक ही आदमी के ऊपर है, वो है डायरेक्टर। तो वो होता है ना कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ड्रामे को हो तो यार ये बंदा नया था, बाकी तो हम सही कर रहे हैं काम, तो वो एक जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर। फिर जब हम कास्टिंग में बैठे तो बस वो स्क्रिप्ट जब खुलता है ना, चाहे वो किसी भी ड्रामे का हो, तो स्क्रिप्ट खुद बता रहा होता है कि यार मैं इसका रोल हूँ, मैं इसका रोल हूँ, मैं इसका रोल हूँ। और जो कास्टिंग प्रोसेस है, जो हमने कास्ट किए लोग, वो फिर जाहिर है चैनल प्रोडक्शन हाउस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम बैठते थे डेफिनेटली, क्या इसमें कौन होगा, इसमें कौन होगा। कुछ जगहों पे जैसे मिर्ची की अम्मी ने मना कर दिया था कि भाई नहीं, मेरे तो बच्ची के पेपर्स हो रहे हैं, मैं तो नहीं कर सकते। तो हम पीछे पड़ गए उसके, मैंने बोला नहीं भाई ये तो हो ही नहीं सकता कि आप ना हो इसमें। तो मैंने नहीं, उनके अब्बू नहीं मानेंगे, वो पढ़ाई के मामले में सकते हैं, बहुत क्यूट है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। मैंने कहा यार हमने काम किया साथ, इश्क तमाशा ये वो, ये तो करना पड़ेगा। फिर उनको एग्री कराया। इसी तरह और भी आदि जो है उसके ऊपर भी हमने थोड़ी डिस्कस की कि नहीं यार आदि सूट करेगा। तो फैमिली बनाना म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ। दादियों के जो आपने कैरेक्टर हो जो धमाके किए आपने, ये उज़्मा बेग साहिबा की कास्टिंग और अस्मा बास साहिबा। उज़्मा बेग जो आपा हैं, उनकी कास्टिंग ऐसे हुई कि वो दुबई बेस्ड है, वहीं रहती हैं, और ये पहले आंगन कर चुकी हैं। तो उन्होंने मुझे दिखाया तो मुझे अच्छा लगा था। अच्छा ये सोच रहे थे कि ना इसको पंजाबी दादी लें, तो मैंने बोला नहीं यार ये सराय की दादी सूट करेंगी। तो फिर उनसे बात की, सुना नहीं दानिश मैं पंजाबी में बहुत अच्छी बोलूंगी, मैं कंफर्टेबल। मैंने बोला यही तो नहीं करवाना, कंफर्टेबल किसी को नहीं रखना हमने आपने सराय की दादी करना है। तो उन्होंने बहुत अच्छा सराय किया। और वो असल में सराय की नहीं आती हूँ। नहीं वो पंजाबी स्पीकिंग है। हो वो उन्होंने किया, बहुत अच्छी है, बहुत। फिर उस्मा बास हैं, आपा तो सभी जानते हैं, वो बहुत रफ होके मजे से डायलॉग उनके बोलना करना, वो बहुत अच्छा है। इसी तरह सारी कास्ट, मतलब अब ओबी ओबी हाँ, ओबी के साथ ये था कि ओबी जब हमारी शुरू में डिस्कशन हुई, 1-2 दिन हमने डिस्कस किया, तो मुझे लगा कि यार ओबी तो हम सब जानते हैं बड़े जबरदस्त एक्टर है, लेकिन मैंने कहा ओबी थोड़ा सा मजे तो करो यार सीन में, हंसे, मतलब एकदम यूं की बात नहीं करनी है, थोड़ा सा हमने बात करनी है, आप हाथ नेचुरल बात करें, इधर देख लें उधर देख लें, कुछ मतलब आप उसमें रहे, मजे में रहे। वो फिर उसके साथ भी बहुत अच्छी एक्टिंग, मतलब एक का बताऊं, अरसलान को कैसे आइडिया आया आपको इंट्रोड्यूस कराने का? अरसलान का वही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्शन हाउस के साथ, हमने अरसलान को हम सब देखते थे CBA कॉमिक बाय अरसलान में, अच्छा लगता था हम सबको। फिर जब ऑफिस में डिस्कशन हुई, हमने बोला यार ये नया पेयर इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि होता ही है कि आप के साथ एक न्यू टैलेंट भी होना चाहिए, एक्टर को, इंडस्ट्री को लोग भी तो देने ही है ना। फिर ये एक लीड पे एक आ गए, अब एक नया कपल इंट्रोड्यूस करें तो थोड़ी जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन थोड़ा सा इन एक्टर्स की बड़ी बात है कि इन्होंने हमें बहुत अच्छा टाइम दिया, क्योंकि ये होता ही है कि जब नए लोग टाइम देते हैं तभी उनका काम हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि यार वो टाइम ही नहीं दे रहे और हम ही मेहनत कर रहे हैं कि चलो 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 चलो। एमन को भी आपने इंट्रोड्यूस कराया? एमन भी फर्स्ट टाइम, एमन भी थ्रू MD प्रोडक्शंस हमारे पास आई और कास्ट हुआ। एमन को तो मैं नहीं जानता था पहले, अरसलान को कॉमिक बाय अरसलान से जानते थे, तो वो डिस्कशन हुआ। अरसलान ने बल्कि ऑडिशन भेजा, कुर्सी पे बैठ के, तो मैंने बोला भाई ये खड़ा हो सकते, चल सकता है, लेकिन बैठा ही रहता तो कहने नहीं दानिश भाई मैंने यार ऑडिशन तो खड़े होके दे रहे थे, वो मैं कंफर्ट जोन में अपना ऑडिशन, बट जेन्युइनली ही इज अ नाइस मैन और बहुत अच्छा एक्टर भी आपने देखा। अरसलान का यही था कि जब वो एक्टिंग कर रहा था, मैंने बोला यार थोड़ा नेचुरल एक्टिंग करें, क्योंकि आपको लोग इस तरह देखते भी हैं, और पहले ड्रामे में ना बिल्कुल आपको एकदम फिल्म स्टार शान नहीं बन जाना आपने कि ये नहीं करना, रिलैक्स नॉर्मल रहे जो आप है। वो मेरा एक एक्टर्स को, हर एक्टर को ये एक होता है कि यार प्लीज डायलॉग्स जो है ना ये पक्के कर लें, क्योंकि जब मतलब वही बात है ना, बंदूक में गोली होगी तो फायर होगा ना यार, जब मंजिल रास्ता पता होगा तो मंजिल तक पहुंचेंगे ना। आप डायलॉग ऐसे याद कर लो, फिर उसके बाद एक्टिंग चेक तो हो ही जाएगी यार, बात पता होगी करनी क्या है, फिर आप और दूसरे के भी डायलॉग पता होंगे, इस उनके डायलॉग पे मैंने एक्सप्रेशन क्या देना है। और आयजा जो कि हमारी लीड स्टार है, और क्या जबरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है। थोड़ा मिक्स शुरू में रिएक्शन आया, कुछ लोगों ने बोला कि यार वो एज के हिसाब से शायद सूट नहीं करती थी, बट आई थिंक मुझे लगा कि उन्होंने बड़े खूबसूरती के साथ वो कैरेक्टर टेक ऑन किया, और जिस तरह से स्टाइलिंग हुई है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी दी है, आई थिंक शी इज डन अ वेरी गुड जॉब। वेरी गुड यार, आयजा एक जिम्मेदार आर्टिस्ट है, ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको, और मैं समझता हूँ बड़ी ब्लेसिंग हुई कि हमारे साथ आयजा ने इसमें काम किया, क्योंकि मैं ऑनेस्टली मैंने देखा कि जैसे मेरी जो हीरोइनें थी अभी, जैसे हिरा मानी के साथ भी मैंने काम किया,
हीरा भी बहुत ज्यादा ड्रामे में इन्वॉल्व, उसने काम क्या करना है उसका, वो पूरी फोकस कॉन्शियस, इस तरह वार्डरोब चीजें। जब आयजा आई तो आयजा भी बिल्कुल ही ओन करना ड्रामे को, एक एक चीज उसके वार्डरोब से लेके एक्टिंग से लेके हर चीज उसका ध्यान। अच्छा फिर मैं आपको बताऊं कि यार ये हम एक्टिंग करा रहे हैं लोगों से ड्रामे में, हम लोग पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़ जाते हैं कि यार ये भाई ये एक्टिंग है और जिम्मेदार एक्टर चाहिए इसके अंदर, हमें एक प्रोफेशनल चाहिए जो इस काम को सीरियसली ले और उसमें एक्टिंग करे। मुझे लगता है कि आयजा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, मुझे क्या लगता है अब तो पूरी दुनिया को लगता है कि आयजा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और बड़ा फोकस होकर काम किया। इनफैक्ट मेरे जितने भी एक्टर हैं, ओबी है, आयजा, अरसलान, एमन और जितनी भी कास्ट है, फरहान भाई हैं, तारा महमूद हैं, अब मैं तो कितने नाम सबके सब, अली सफीना कितना क्यूट लगा है। अली सफीना का बताऊं मैं, वो शुरू में भाई साहब अपसेट हो गए, एपिसोड फर्स्ट ऑन एयर हुई ना, तो वो कहने कि दानिश भाई ये क्या, लोग तो मुझे हाउस हेल्प, मैंने बोला भाई ये कैरेक्टर है, ड्रामा है, कॉमेडी में थोड़ी एग्जैजरेट करते हैं हम लोग और लोग तुम्हें पसंद करेंगे, अभी शुरू तो होने दो, ये तो अभी तो देखा है लोगों ने, और हमने जाहिर है इसकी ओपनिंग ही यही है कि आप कपड़े इस्त्री कर रहे हो, चाहे दूध उबाल रहे हो आप, तो लोग इस तरह समझ रहे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोग प्यार करने लगेंगे और यही हुआ, लोगों ने मोहब्बत देना शुरू कर दिया उसको। एक कैरेक्टर के साथ हालांकि मीरा ने एक्टिंग बहुत जबरदस्त की है, लेकिन ये जो बहनों की नेगेटिविटी है ना, ये मुझे नहीं समझ आती, ये मुझे कभी कभी अनोइंग लगती है। इसकी क्या वजह है कि इतनी ज्यादा खुरांड वो क्यों है, इतनी ज्यादा? ये देखें, बैलेंस, ड्रामे का बैलेंस ऐसा ही आएगा, अगर सब अच्छे हैं तो फिर कभी कभी वही होता है ना कि यार सब अच्छे, कोई गड़बड़ है तो यार ये तो फिर बुरे में इतनी ज्यादा वो एंटी अपने भाई हैं, बहुत ज्यादा एंटी नहीं आप? देखें, बहनें बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं अपने भाई को, जब खास तौर पे एक हो, और वो क्योंकि अपने घर में रह रही है, मतलब ससुराल मैके में रह रही है अपने मियाँ के साथ, तो वो इनसिक्योर है ना थोड़ी सी कि यार अब ये दुल्हन आएगी तो मेरे भाई को कंट्रोल कर लेगी, फिर वो सबसे पहले हमारी छुट्टी होगी। जो पहली शादी जब प्लान हो रही थी इसकी फाजी की, तो तब भी इसके जहन में ये था यार ये मिलने चला गया, डेट पे चला गया, इतनी देर तक बातें कर रहा है ये, फिर जब टेरेस में भी देखती कि यार ये अभी तक, तो वो इनसिक्योर हो जाती है यार ये जो आएगी सबसे पहले तो हमें निकालेगी, तो वो अपने उधर दायरे मिस्कीन के घर नहीं जाना चाह रही है, उधर उनके ससुराल की खिदमत नहीं करना चाह रही होगी, इसलिए वो यहाँ पे थोड़ी सी रहती है। फिर प्लस जब 3 बहनों का एक भाई हो ना, तो थोड़ा सा डरते हैं कि यार ये टोटल उधर ना चला जाए ना, तो ये होता है। मीरा की कैसे कास्टिंग, कैसे आपको ख्याल आया कि मीरा कुड डू दिस कैरेक्टर? बिकॉज मैंने मीरा को आखिरी बार हमने देखा था ये दिल मेरा में, और वो बिल्कुल पोज द पार्ट, तो मीरा को देख के भी ये एहसास नहीं होता यार, यू नो व्हेन यू लुक एट हर के इस तरह का ये थोड़ा सा ग्रे किस्म का कैरेक्टर शी विल बी एबल टू डू। ये असल में मजा ही इसमें आता है कि जब आप एक्टर को एक्टिंग करवाएं, हमने पता नहीं क्यों मैं क्योंकि खुद इस चीज से गुजर चुका हूं कि यार कॉमेडी ही, दानिश भाई कॉमेडी तो आप बहुत अच्छी करते हैं तो यार भाई कुछ और भी कर सकते हैं जिंदगी में, अगर कोई बंदा बिरयानी बनाता है तो क्या यार कुछ और भी बना सकता है, कि ये थोड़ी कि कसम खा ली। मैं क्योंकि खुद गुजर चुका हूं तो मैं कभी भी नहीं देखता इस तरह के यार इसने ये, मैं तो बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ कि यार ये अगर इस ड्रामे में इसने ऐसा किया तो इसको इसमें कंफर्ट जोन से निकालो तभी तो मजा आता है, और वो एक्टर भी इंजॉय करता है। अच्छा फिर प्लस ये मीरा के मुझे अक्सर अभी तक आते हैं कि सब कॉमेडी कर रहे हैं, सिर्फ मैं नेगेटिव उस ड्रामे में। मैंने कहा मीरा, बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड भी तो देना ही है किसको देते यार तो मीरा का भी यही शिकवा रहता था कि मैं बहुत ज्यादा इसमें हर बात में मैं गुस्सा कर, मैंने बोला कैरेक्टर है आपका, और ड्रामे को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है ये कि वो थोड़ा सा डोमिनेट करती है अपने भाई के ऊपर से आती है हर चीज में। कुछ उड़ते उड़ते ये भी खबरें आई कि पहले कास्ट और थी, कुछ चेंजेस हुए, पहले आयजा का रोल शायद किसी और को करना था, अस्मा बाद साहबा का करना था, कोई आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? जब एक ड्रामा जब डिजाइन होता है, स्क्रिप्ट आता है, तो कास्टिंग ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे, तो हम वो ऑप्शन पे जाते हैं। ऐसा होता नहीं है कि जरूरी नहीं कि यार अब ऑप्शन पे गए तो वही हमें, कभी डेट्स का इशू होता है, कभी किस चीज का इशू होता है, तो लॉकडाउन की वजह से भी कुछ एक्टर्स फिर हमारे साथ थोड़े से वो नहीं कैरी कर पाए, हमने ठीक है। आप तो बताना चाहेंगे कौन है, किसका, कौन थे? पता ही है सबको, पता लग जाएगा कुछ दिनों। क्या मुझे नहीं पता, बता दें अगर बताना चाहते हैं तो, नहीं बताना चाहते तो खैर पता ही है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा थोड़ा गूगल कर दीजिएगा। गूगल करूं? नहीं, आई डोंट नो। नहीं ठीक है, आप नहीं बताएंगे, ठीक है, गूगल हम कर लेते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इस ड्रामे को बनाते हुए?
एक दिन आपने कहा होगा बस हो गई मेरी, ये नहीं हो सकता यार सबसे मजेदार बात ये है हसन भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ड्रामा बनाने में बहुत मजा आता है। मैं तो अपनी कंपनी को कभी भी बोलता हूँ कि यार जैसे ऑफ आता है तो यार कि कहीं और तो शूट हो रही होगी, मुझे वहीं भेज दो, मैं जरा मुझे डायरेक्शन देने में मैं बहुत इंजॉय करता हूँ उसको। और सबसे ज्यादा इंजॉय इस बात पे करता हूँ कि जब एडी सीन लेके आता है ना, यूं करके वेदांत भाई ये वाला सीन जो है ना आप ये करेंगे, अच्छा ये रखो, तो मैं पढ़ता हूँ उसको पहले, मतलब स्क्रिप्ट तो पढ़ा हुआ होता है पूरा, मुझे याद होता है, लेकिन सीन टू सीन की बात कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ अच्छा ऐसे होगा, तो जी दानिश भाई कैसे करेंगे, मैंने बोला 5 मिनट बाद बताता हूँ। फिर मैं दोबारा सोचता हूँ कि नहीं यार इसको ज़रा डिफरेंट कैसे करें, फिर उसको डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ड्रामे को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ शूट करना, तो इसलिए मुझे कभी भी एक दफ़ा भी ये फील नहीं हुआ कि ये क्या है। हाँ, डिफिकल्टीज की जहाँ तक बात है कि ये इस बहुत सारे एक्टर्स हैं और हर सीन में सब एक दूसरे के साथ हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये होता था कि यार जल्दी बनाना है, रमजान ड्रामा है, इसको जल्दी हमने करना है। यहाँ पे थोड़ा सा होता था, सबके कपड़े चेंज हो रहे हैं, मेकअप हो रहा है, चीज़ें हो रही है, लेकिन इतना अच्छा एनवायरनमेंट, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैंने पहले भी एक जो सीरियल्स किए हैं, लेकिन ये सारे एक्टर्स कहाँ से बताऊं, फ्रॉम दादीज टू मिर्ची जितने भी हैं, इनकी सबकी आपस में दोस्ती, मेरे साथ भी, हम अभी भी हम ग्रुप बना हुआ है, हम लोग आपस में मस्तियाँ चीज़ें शेयर करते हैं, दोस्ती करते हैं। किसी एक बंदे की भी एक दूसरे से जेलसी चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को गाइड करते रहे हैं। और इनफैक्ट आयजा ने काफ़ी काम किया, वो भी, हम लोग जितने भी हैं हम सब मिलके बैठते थे, अब खाना पीना बातचीत चीज़ें, हर एक हफ्ते बाद केक आ रहे हैं, खाने पीने साथ हो रहे हैं, ये सारा। और मैंने इस सेट पे देखा ये कि कोई एक दूसरे से नहीं, या शायद मेरे सेट पे मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई आर्टिस्ट किसी से लड़े, चाहे वो कोई भी सीरियल हो। आई थिंक वही ट्रांसलेट की है केमिस्ट्री जो सब में ऑफ कैमरा, जो आप कह रहे हैं कि हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन शायद वो इतनी अच्छा माहौल था, दोस्ती वाला, बहुत ज्यादा उन्होंने बहुत ज्यादा भी इंजॉय नहीं किया, लेकिन अच्छे माहौल में भी शूट किया, और वो फिर ट्रांसलेट होके ऑन स्क्रीन आ गया। आपको पर्सनली क्या लगता है कि इसका चुपके चुपके का इतना ज्यादा बड़ा एक हिट हो जाना और इतने बड़े लेवल पे कनेक्ट करना ऑडियंस के साथ, आप उसको किस चीज को क्रेडिट देते हैं, क्या वजह, आपको क्या लगता है? ये टीम एफर्ट है नंबर 1, कि एक तो ये कि हर बंदा, एमडी प्रोडक्शंस, हम टीवी, एक्टर्स, राइटर, डायरेक्टर, एडी, सब इन्वॉल्व थे इस ड्रामे में। हर बंदे ने अपना बेहतरीन पार्ट प्ले किया है। ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी बंदा ये बोले कि यार मैंने, मतलब कोई भी बंदा हल्का नहीं ले रहा ड्रामे को। हर बंदे ने डे 1 से लेके आज तक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होके साथ दिया है, पीछे नहीं हटे। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। मैं अभी बता रहा था कि अक्सर क्या होता है कि ड्रामा डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस बहुत एफर्ट कर रहा होता है, लेकिन एक्टर मैंने देखा कि कभी कभी वो होता है, रिलैक्स होता है, ये ठीक है हमारा मसला नहीं। जब जिन ड्रामा में मैंने एक्टिंग की, मैं उनकी बात बताऊँ जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, मैं तो एक्टर को बिठा के, जो मेरी फर्स्ट मीटिंग होती है, मैं उसको ये कहता हूँ कि भाई ये आपका ड्रामा है, और ये अगर आप इसको सीरियसली लेंगे तो ये ड्रामा कामयाब होगा, क्योंकि स्क्रीन पे आप आ रहे हैं, लोग, आप जब कमेंट आता है ना, तो ये नहीं आता कि यार डायरेक्टर ने ये कैसा शूट किया, आता है कि यार ये कैसे एक्टिंग करी है, ये कैसे वो कर रहे हैं। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है ड्रामे को, ये आपका ड्रामा है। आजकल तो क्योंकि हर चीज़ सोशल मीडिया पे, आपकी एक्टिंग, आपकी डायलॉग डिलीवरी, आपका वार्डरोब, आपका, तो ये इसको सीरियस लेना। तो मैं पहले शुरू में बहुत एक्टर से डिस्कस करता हूँ, बार बार उसको बताता हूँ कि यार ये आपका ड्रामा है, आपका ड्रामा। तो शायद ये भी एक रीज़न है कि एक्टर बड़ा सीरियसली होके या एक्टर और प्रोडक्शन टीम को भी मैं बताता रहता हूँ कि भाईजान मुझे नहीं पता ये आपने करना है। जब आप लोग ये बना रहे थे ड्रामा चुपके चुपके, उस वक्त बनाते हुए स्पेशली आपको, बिकॉज यू वर द डायरेक्टर, आपको वो फील हुआ कि यार ये कोई स्पेशल चीज बनने जा रही है? हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ ना, मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट से कन्विंस होता हूँ। बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आते हैं ड्रामों के, मैं नहीं कर पाता। मेरा पहला एमडी का इश्क तमाशा था, वो मिसबा नौशीन ने बड़ा खूबसूरत लिखा था, तो मैं उससे इंप्रेस हुआ था। मैंने यार कितना मजे का है, वहाँ से शुरू है। तो एक तो सबसे पहले स्क्रिप्ट जब आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले खुद इम्प्रेस होना पड़ता है। इसी तरह ख़ास सरवत नज़ीर का था, बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट था। कश इमरान नज़ीर का था, बहुत मज़े का, डिफरेंट स्क्रिप्ट था तीनों से। और जब बारी आई चुपके चुपके की, इतना खूबसूरत लिखा है, क्योंकि एक तो स्क्रिप्ट की कहानी, डायलॉग्स, और प्लस जो उसकी
वो कह सकते हैं ना आप, स्क्रीन प्ले जो है, जिस तरह वो ड्रामा घूम रहा है, मतलब कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैं ड्रामा पढ़ने के बाद शूट कर रहे हैं, तो अब वो घर से निकली है चीनी लेने, वहाँ चीनी गिर गई है, चीनी उठा के जेब में डाल रही है, फिर वो वापस घर आ रही है, तो मैं कहता यार 1 मिनट रुक जाओ, मतलब ये ऐसे ही हो रहा है। फिर मैं कभी कभी आप स्क्रिप्ट फिर खोलते हैं कि हाँ यार ये ऐसे ही हो रहा है, तो इतना इंटरेस्टिंग है स्क्रिप्ट उनका कि वो करने में एक्चुअली बहुत मज़ा आता है। जब हम पढ़ रहे थे, देखिए ड्रामे की जो अच्छा लगने का जो होता है ना, एक किसी भी चीज़ के अच्छे लगने का यही होता है ना कि आप उसको एक दफ़ा दिल लगा के कोई मूवी देख रहे हैं तो पूरी मूवी देख के उठते हैं आप। कई दफ़ा ऐसा होता है कि 2-3 सीन देखे आप बंद करते हैं, यार बोरिंग है। इसी तरह जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं, नॉवल पढ़ रहे होते हैं, लोग 500 सफ़े के जो नॉवल हैं, किताबें, वो पढ़ लेते हैं एक ही दफ़ा में, तो इंटरेस्टिंग होता है इसलिए पढ़ पाते हैं। तो स्क्रिप्ट साइमा अकरम चौधरी का बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट पढ़ के मजा आया। कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आपका फेवरेट कैरेक्टर है? मुझे वैसे सारे ही पसंद है ऑनेस्टली, लेकिन मिस्कीन का मुझे बड़ा क्यूट कैरेक्टर लगता है, और उसके साथ मैं अपनी भी मस्तियाँ डालता हूँ उसमें, मैं नादानियाँ वाले दानिश नवाज की उसको मैं एंजॉय करवाता हूँ बहुत। और उसके अलावा आयजा का कैरेक्टर बहुत खूबसूरत है। ओबी के कैरेक्टर में बड़ी गेम है वो, क्योंकि ओबी एक फंसा हुआ कैरेक्टर है, बहनों में भी प्यार भी करना चाहता है, फिर उसकी शादी भी अपनी कजन से हो गई, और फिर वो रोमांस करने लगता है। तो मैं सबसे खतरनाक आदमी मैं था ओबी के लिए। मैं कहता ओ भाई इतना रोमांस नहीं करो, वो तो बचपन से जानती है। वो अचानक ये हो जाते ना यार वो जानती है, तो मजे का है रोमांस। तो ओबी के साथ मुझे काम करने में बड़ा मैंने एंजॉय किया, क्योंकि वो ओबी बहुत मेहनत करता है अपने स्क्रिप्ट पे, अपने काम पे, और ये कि आप उससे जितनी दफ़ा भी बोलेंगे वो तैयार है शूटिंग, उसको भी पसंद है शूटिंग करना। फिर अरसलान का पहला ड्रामा था, आपको फील ही नहीं हुआ होगा कि यार ये पहला, क्योंकि एक तो वो आप फेमिलियर लगता है बहुत, दोस्ती वाली उसकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव है अरसलान की, फिर परफॉर्म उसने बहुत अच्छा किया है, एक्टिंग, डायलॉग जो उसको याद होते थे, फिर हम इम्प्रोवाइज में अक्सर करवाता था छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन स्क्रिप्ट ही जेन्युइनली स्क्रिप्ट बहुत खूबसूरत है। तो हम चीज़ें थोड़ी सी ऐड करते थे उसमें, तो और भी वो निखर जाता था, तो बहुत एंजॉय किया मैंने ये ड्रामा मैंने एंजॉय बहुत किया एक्चुअली। अच्छा दानिश भाई, एक कॉन्वर्सेशन ये भी है, मैं और आमना भी उस दिन डिस्कस कर रहे थे, रमजान ड्रामास, रमजान ट्रांसमिशन, ये जो रमजान ट्रांसमिशन या रमजान ड्रामा का कॉन्सेप्ट है, आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? जैसे चुपके चुपके है, ये इतना जबरदस्त और मजे का ड्रामा है, व्हाई डज इट हैव टू बी अ रमजान ड्रामा ओनली? ये रमजान से हटके अगर आता तो क्या उसमें कोई बुराई थी? आपका एज अ डायरेक्टर ऑल्सो जब आप देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि यार एक ड्रामा है वो रमजान के 30 दिन ही चलना है, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए मीठा जो है ना, खाने के बाद जरा सा ही अच्छा लगता है। ये नहीं कर सकते आप कि यार सारा दिन आप खाने में मीठा ही खाते रहे। तो जब रमज़ान एक आता है, रमज़ान एक माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा एक हमारा महीना है, तो उसमें लोग ज़रा खुशी चीज़ें, हंसी मुस्कुराहट, और हमारा ड्रामा फैमिली ड्रामा है, और इसमें लोग थोड़ा सा एक हल्का फुल्का हंस लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इसलिए शायद रमज़ान में हम इसको क्विक करके, अदरवाइज जो ड्रामे पूरे साल चल रहे होते हैं तो उसमें सारे ड्रामे सीरियस नहीं होते, कुछ लाइट मूड होते हैं, कुछ रोमांस होता है, इस तरह के, मतलब जैसे अब जो चुपके चुपके का जो जॉनरा है, इस जॉनर मुझे बता दें, आप सुनो चंदा ही था ना पहले, तो अब चुपके चुपके है। सुनो चंदा और चुपके चुपके के बीच में कौन से ऐसे ड्रामे आए हैं जो हम बोले बहुत इक्का दुक्का आए भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी नहीं आए, बट इस तादाद में भी नहीं आए, या उस तरह के लेवल के भी नहीं आए, स्केल के भी नहीं आए कि बंदा बोले यार वाह वाह मजा आ गया। तो रमजान के अलावा क्यों नहीं इस तरह का कंटेंट हमें देखने को मिलता? पूरे साल कॉमेडी करना थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक कि कॉमेडी हमने अभी शुरू में भी डिस्कस किया कि बहुत मुश्किल है। एक एक्टिंग में कर रहा था ड्रामे में ना, तो वहाँ पे उन्होंने बोला दानी भाई आपने कॉमेडी छोड़ दी है बिल्कुल, ये वो। मैंने बोला हाँ यार मैं सीरियस ड्रामा करता हूँ, डायरेक्शन वगैरह, एक्टिंग कभी कभी हल्की फुल्की कॉमेडी कर लेता हूँ। कह रहे हालांकि कॉमेडी बहुत सीरियस मुश्किल काम है। मैंने हाँ मुश्किल है। नहीं दानी भाई बहुत मुश्किल काम है कॉमेडी। मैंने हाँ मुश्किल है। दानी भाई बहुत नहीं मुश्किल है ना कॉमेडी। मैंने बोला भाई ये जो तू कर रहा है ये मुश्किल नहीं है तो वो दूसरे ड्रामे होते हैं जो मुश्किल होते हैं कॉमेडी। तो जो मुश्किल कॉमेडी वाले ड्रामे होते हैं जिसमें एक्चुअली लोगों को हंसाना है, वो मुश्किल होता है, और वो नहीं बन सकते पूरे साल। और माशाल्लाह अभी कुछ ड्रामे ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी किस्सें चल रही हैं, लोग उसको एंजॉय करते हैं। हमने बनाया था नादानिया, उसको लोगों ने काफ़ी आज तक लोग याद रखते हैं, मुझे पहचानते हैं लोग। बुलबुल एक अच्छा ड्रामा चल रहा है। तो कुछ ड्रामे कॉमेडी एक्चुअली अच्छे चल रहे हैं, और कुछ ड्रामे कॉमेडी चल रहे होते हैं लेकिन
मजा नहीं आ रहा था उसमें। मुझे सिर्फ ये लगता है कि जैसे चुपके चुपके है, ये इतना एक एंटरटेनिंग, कॉमेडी भी छोड़ दें, एंटरटेनिंग इतना है कि यार अगर ये रमजान से हटके भी चलता तो मेरे ख्याल में उसमें कोई ऐसी कोई मुश्किल है ना, मतलब कितनी दफा कैसे लिखेंगे आप ही लोग नहीं, बोल रहे हैं। यही ड्रामा अगर आप रमजान में ना चलाएं, रमजान के बाद चला देते तो क्या होता, कोई फर्क पड़ता? कोई जरूरत नहीं पड़ती है, रोज एक ड्रामा आना था, जरा मजा आता है लोगों को देखने में। अच्छा। लोग इसको, इस चीज को भी, प्रोसेस को भी तो एंजॉय कर रहे हैं ना, कि आप रोज बैठते हैं, रोज फीडबैक आता है। मैं तो मतलब देख देख के मैं तो परेशान हो गया हूँ कि पहले नॉर्मल देखता हूँ, फिर एडिट के बाद उसको या म्यूजिक के साथ देखते हैं, फिर वैसे ऑन एयर, मतलब एक बहुत दफा देखना पड़ता है मुझे। तो अब सबसे एंटिसिपेटेड सवाल ये है कि सीक्वल आएगा नहीं आएगा, चुपके चुपके 2 देखने को मिलेगा? क्या फीडबैक आ रहा है चैनल की तरफ से, क्या डिस्कशन चल रही है प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, राइटर की तरफ से, डायरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है? बताएं दानिश भाई, बताएं क्या चल रहा है आपके माइंड में? मिक्स है अभी बहुत मिक्स्ड है। मुझे तो लगा मेजोरिटी ये कह रही है कि सीक्वल दो। हम लोगों के लिए तो मिक्स है ना, अवाम तो कह रही है कि जी सीक्वल चाहिए, सीक्वल चाहिए, और एक्टर्स भी चाहते हैं, मतलब कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते। अब देखते हैं क्या होता है, स्क्रिप्ट के ऊपर करता है। अगर कोई एक्चुअली सीक्वल में कोई बहुत ही लगा कि हाँ यार सीक्वल में इसमें है स्पेस, सीक्वल बन सकता है, तो बनाएंगे, नहीं तो फिर कोई नई चीज बनाएंगे। ऑन अ पर्सनल लेवल आपको क्या लगता है, बन सकता है या नहीं, स्पेस है या नहीं? आपको क्या लगता है व्यूअर, स्पेस है इसमें? मुझे लगता है। हाँ, जब हम ये इंटरव्यू शूट करें, अभी तक पूरा हमने देखा नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं पता कि अब ये कंक्लूड क्या होगी इनकी कहानी, फाजी और मीनू की जिंदगी में एक्चुअली ऐसा क्या होगा कि ये हैप्पीली एवर आफ्टर होगा इनका या नहीं होगा, या इसी तरह चलेगा। हादी और मिशा का हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि उन दोनों का आपस में क्या होगा। अगर तो क्लिफ हैंगर पे छोड़ देते हैं कि हादी और मिशा का सीन नहीं होता इस सीजन के एंड तक, फिर तो डेफिनेटली बनता है मेरे ख्याल में। देखें अब क्या होता है। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं कि ना यार, सीक्वल बनाने के लिए सिर्फ ये नहीं होता कि यार एंड से शुरू, अब ये फिर से ये कैरेक्टर दोबारा से फिर उसी जोश में, उसी चीज में काम करें, और बन भी सकता है, लेकिन मुश्किल लगता है थोड़ा सीक्वल मुझे। कुछ ना कुछ आपने मतलब जब इतनी कॉन्वर्सेशन हो रही है इस बारे में, तो आपने सोचा तो हो गई कि हाँ। हमारी अभी तक नहीं हो रही कंपनी से एक्चुअली, क्योंकि हमें मिलके बैठने का भी टाइम नहीं मिला है। हम उस वक्त तो बहुत, जब ड्रामा बना रहे थे तब तो बहुत ज्यादा मतलब दायरे बातचीत होती थी, लेकिन जब से अब ये ऑन एयर की पोजीशन पे आया तो हम सब, मैं, कंपनी, हम लोग सब मतलब ऑन एयर के ऊपर तवज्जो है, एडिट, म्यूजिक, चीजें। अभी एक दफा जब नॉर्मल होगा फिर हम बैठेंगे, हाँ जी अब क्या करना है अगले साल। तो ये जो आपके फैंस और व्यूअर्स इतने एक्साइटेडली देख रहे हैं, इनके लिए क्या मैसेज है कि फाइनल एपिसोड से वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विदाउट ऑब्वियसली गिविंग अवे कि एक्चुअली होगा क्या, बट क्या एक्सपेक्ट करें वो? नहीं, अच्छा लगेगा उनको, वो एंजॉय करेंगे इस चीज को, फाइनल एपिसोड जो है हमारा। और ये हमारा है ड्रामा, और हमने उसको बिल्कुल ऐसे नहीं कर दिया कि यार बस यूं हो चल रहा है, इसमें थोड़ा सा ड्रामा ऐड होगा, थोड़ी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। अभी तक ये बहुत हंसी मजाक और एंजॉय और लड़ाइयाँ देख रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा रोमांस देखने को मिलेगा, रोमांस भी आएगा। होने नहीं दे रहे आप फाजी को कमरे से, फाजी को कमरे से निकाल देते हैं रिमोट की तरह। उमर शरीफ साहब कहते थे ना, मैं करीब नहीं जाने देता उसको, घूंघट नहीं उठाने देता, पूरी रात रिवाइंड करके बाहर ले आता था, जाते थे और बाहर निकाल देते। नहीं, इसका ये है कि आप बिल्कुल एक फैमिली ड्रामे की तरह ही है ये, आगे चल के इसमें थोड़े से वो आएंगे, अब देखेंगे आप मजा आएगा आपको। और मेरे ख्याल में आपका उन व्यूवर्स के लिए मैसेज लिए बगैर मैं नहीं जाने दे सकता जिन्होंने इतना प्यार दिया चुपके चुपके को, जो इतना मीम्स बन रही हैं। दानिश भाई, एक चुपके चुपके वेव शुरू हो गई है, उन सारे फैंस के लिए, उन सारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? नहीं, फैंस को तो भाई, फैंस का तहे दिल से शदीद शुक्रिया कि आप लोग ड्रामा देख रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। ऑनेस्टली बताऊं कि ये जो ड्रामे बनाए जाते हैं, या जो ये हंसी मजाक, कॉमेडी या सीरियस है, कोई भी इशू को उठाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उठाया जाता है, फैंस के लिए उठाया जाता है, फैंस के अलावा जो व्यूअर्स हैं। और ड्रामा मैंने नोट किया इस लॉकडाउन में खास तौर पे, कि मैं कहीं बाहर नहीं जा सका, हमारे पास घूमने फिरने को कुछ भी नहीं है, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा आदमी भी होगा ना, मतलब वो फिर घर पे आके टीवी ड्रामा ही देगा। मलिक रियाज भी घर आके ड्रामा ही देखते हो, हाँ भाई क्या हो रहा है लोग क्या है। और मतलब कितना दफा बंदा बाहर रेस्टोरेंट जाएगा, क्योंकि आप जब घर आ जाते हैं ऑफिस से काम वाम करके 8 बजे, जब आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठते हैं, तो आप टीवी देखते हैं। मैं खुद भी जब हालांकि इतनी शूटिंग करके सारा दिन ड्रामे में होते हैं, फिर भी घर आके हाँ यार कोई रिमोट आके कोई फेवरेट ड्रामा, कोई नेटफ्लिक्स लगा दिया, कुछ देख लिया, यही एंटरटेनमेंट है। तो ये इसको एज एन एंटरटेनमेंट ही लेना चाहिए ड्रामे को, इसमें इतना सीरियस
नहीं लेना चाहिए। हाँ, दिखने में मजा आ रहा है, ओके, मजा नहीं आ रहा, चलो भाई दूसरे दूसरे चैनल पे चलते हैं। ये एक बड़ी आपने एक इंटरेस्टिंग बात की। इस बात पे भी है कि कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों का ये भी फीडबैक आया कि यार हमारे लिए बहुत ज्यादा है, बहुत लाउड किस्म की कॉमेडी है। एंड आई थिंक दैट्स ओके। हर एक बंदे का जो इनटेक है वो डिफरेंट तरह का उसका पैमाना होता है। मुझे क्योंकि चुपके चुपके मैंने बहुत एंजॉय किया, उसमें जो फनी मोमेंट्स थे, जो कॉमेडी थी, जो कैरेक्टर्स थे, एक के बाद एक बैंग आ रहा है, बैंग आ रहा है, बैंग आ रहा है। पर्सनली मैंने उसको ज्यादा एंजॉय किया। कुछ लोगों ने ये बोला कि नहीं यार बहुत ज्यादा हो गया, बहुत लाउड हो गया यार, ऐसा भी क्या होता है, ऐसा भी कैसे होता है। तो आई गेस दैट्स ओके। मैं ये समझता हूँ, देखिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ना देखिए सीरियस हर ड्रामे का, हर बंदे का एक जैसा ड्रामा हो सकता है। सीरियस ड्रामा हर बंदे का एक जैसा हो सकता है, उसमें भी स्टोरी पसंद आए नहीं पसंद आए एक अलग बात है। लेकिन कॉमेडी एक ऐसी चीज है, हर बंदे की अलग प्रेफरेंस अलग होगी। कोई कोई जिम कैरी को पसंद करता है यार, कोई बहुत ही वो लाउड और टेबल के ऊपर फिर गया, वो चने खा पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ज्यादा एनिमेटेड है, वो फुल एनर्जी के साथ करता है। कुछ चार्ली चैपलिन को लोग पसंद करते हैं, बहुत सभी पसंद करते हैं। कोई मिस्टर बीन को लोग पसंद करते हैं, जो बोलता ही नहीं है। तो हर बंदे का एक अपना अपना एक वो है। हम रंगीले साहब को लोग पसंद करते थे बहुत शदीद लेवल पे, और कुछ लोग उमर शरीफ को पसंद करते हैं, कुछ लोग मोइन अख्तर को पसंद करते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि यार बस ये कॉमेडी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ही यही है, और देखने वाले को भी ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि यार हाँ हो सकता है मुझे ये मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसी के साथ घर में 4 लोग और बैठे हुए उनको पसंद आ रहा है। तो हर बंदे की एक अलग कॉमेडी होती है, और कॉमेडी करना इसलिए भी मुश्किल है कि आप जिंदगी के थपेड़ों से गुजरते हुए शाम को जब आप घर बैठे हुए फुल, आपका जो मूड ऑफ है, ऑफिस में आपके साथ कुछ हुआ है, बच्चे की स्कूल की फीस आपके साथ हुई है, ट्रैफिक, खामखा के हॉर्न, ये सारी चीजें भुगत के एक आदमी टीवी पे बैठ रहा है, अब इसको हंसाओ। अब उसके चेहरे पे थोड़ी सी भी स्माइल आ जाए तो मेरे ख्याल से ये पूरी अचीव हो जाता है। और मुझे बहुत दुआएं मिली हैं इनफैक्ट इस ड्रामे के थ्रू, नादानियाँ ये, और भी मैं जब ड्रामा कॉमेडी जब हम करते हैं ना तो यार दुआएं बहुत मिलती हैं, क्योंकि लोग जो अपसेट होते हैं वो फिर हंसने का उनको मौका मिलता है। हंसी जो है ना जिंदगी में एक रंग है, कलर है, ये माहौल बदल देती है हंसी। बहुत जब आप सैड होते हैं, अगर कोई आपको हंसा दे वहाँ पे, तो मेरे ख्याल से आप माहौल बदल जाता है, अंदर का माहौल बदल जाता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जाते जाते अगला प्रोजेक्ट, उसके बारे में बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वाकई आज करेंगे क्या? सिर्फ हिंट दे दे, कुछ बता दें जितना आप बता सकते हैं कि अगला प्रोजेक्ट क्या है। अगले प्रोजेक्ट की हिंट, सबसे बड़ी हिंट ये है कि ये खास की राइटर का है। अच्छा जी, जिन्होंने सरवत नज़ीर, जिन्होंने खास लिखा, उन्हीं की राइटर हैं सरवत नज़ीर। दोबारा सीरियल का नाम है, तो बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट है, आप लोग देखेंगे। कॉमेडी से सीरियस की तरफ, सीरियस ही है, मैं सीरियस डायरेक्टर हुआ है। तो कॉमेडी हमने स्टैब्लिश कर लिया ना कि सीरियस काम है भाई, आसान काम नहीं है, कोई ड्रामा बनाना आसान नहीं है। तो दोबारा की कास्ट के बारे में भी आपने बताएंगे? अभी बातचीत चल रही है कास्टिंग की, मेरे ख्याल से आजकल में हमारी मीटिंग है, फाइनल हो जाएगी तो मैं। और एक्टिंग भी कर रहे हैं वापस आप? दोबारा नहीं, मतलब वैसे आप एक्टिंग प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं? बहुत कम एक्टिंग कर रहा हूँ, अभी एक टेलीफिल्म की है मैंने एज एन एक्टर, ईद की, जियो की। और लगता है शौक खत्म हो गया आपका एक्टिंग का दानिश भाई, अब दूसरों को एक्टर बनाने का मेरे ख्याल में आप पे एक एक्टिंग मेरे लिए छुट्टी है। मतलब जैसे आप बंदा काम कर रहा होता है तो छुट्टी मिलती है ना किसी अपनी हार्ड काम में, तो मैं एक्टिंग इसलिए साइड पे छोटी मोटी कर लेता हूँ, मुझे मजा आता है। लेकिन छुट्टी चाहिए होती है। लेकिन अब मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, थोड़ी सीरियस वाली भी करना चाहता हूँ। ये बोला नहीं चाहिए आज चुपके चुपके का इंटरव्यू पे, बोलना क्या हो गया। हाँ, थोड़ी डिफरेंट एक्टिंग भी करनी चाहिए ना, बहुत हो गई, लेकिन लोग एंजॉय करते हैं मेरी कॉमेडी, तो ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच दानिश भाई, आपने मुझे दोबारा वक्त दिया। आप इतने अच्छे हैं कि जब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मुझे अपना टाइम दे देते हैं। बिजी स्केड्यूल से मुझे पता है कि आजकल आप शूट भी कर रहे हैं, रमजान भी है, आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। आपको बहुत मुबारक हो दोबारा चुपके चुपके की इतनी स्टुपेंडस सक्सेस के ऊपर। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह और आपको कामयाबी मिले दोबारा। वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, जो आपका नया ड्रामा है उसके लिए भी आपको ऑल द बेस्ट विशेस। और अगर मेरी माने तो मेरे ख्याल में चुपके चुपके के सीक्वल के बारे में सोचिएगा जरूर। ये नहीं कि बना ले फौरन ही इस इंटरव्यू के बाद, बट सोचिएगा जरूर। इंशाल्लाह जरूर सोचेंगे। मतलब मुझे देखते हैं यार, मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे कहने का मौका दिया, और अल्लाह करे पब्लिक को मेरा इंटरव्यू फौरन बता देते थे लोग, हाँ भाई। पिछली बार वाला भी बहुत पसंद आया था, तो आई एम श्योर कि ये वाला भी पसंद। मैं पिछली बार तो बिल्कुल ही अलग उसमें था, बहुत, मैंने अभी तक वैसे ही हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चुपके चुपके एक अलग ड्रामा है।
थैंक यू दानिश। थैंक यू सन भाई, Thank आपका you. बहुत शुक्रिया, समथिंग हॉट का शुक्रिया, और थैंक यू। Thank you.